ওই তো প্রথমে তো আপনি সিঙ্গেল শিফটেডটা বলেছিলেন, ওইটাই ম্যাচ করেছে, আর ডাবল শিফটেডটা বলা হয়নি। ডাবল শিফটের আনসারটা বলিনি, আচ্ছা ঠিক আছে আজকে বলে দেবো। ओके ठीक है, गुड इवनिंग। चलो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो हार्डकोर एरिया था, मतलब एकदम प्योर वर्किंग कैपिटल, ऐसे सारा का सारा ही वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल को कुछ एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना, आप लोग स्टार्टिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल में देखना, हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल को कुछ स्टेज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो उसमें से आज मैं आप लोगों के साथ जो पार्ट 2 एरिया था, दैट इज कैश मैनेजमेंट, आप देखना एकदम वर्किंग कैपिटल का स्टार्टिंग ऑफ द पेज में ही आपको लिखना देखने को मिलेगा कि देयर इज ए पॉइंट जिसको हम लोग कैश मैनेजमेंट के नाम से जानते थे। अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग है, बिजनेस में कैश मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ये सुनो। हाँ बोलो, बिजनेस में कैश मैनेज करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? है सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बिजनेस में कैश मैनेज करना है तो आपको प्रॉपर कैश मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। तो वो कैश मैनेज को आप कैसे मैनेजमेंट करोगे, वो भी दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब उसी के हिसाब से आपको कैश को मैनेज करना पड़ेगा, सिंपल। तो वही आज का मेन एरिया है कि हाउ टू मैनेज कैश इन बिजनेस, और एज ए फाइनेंस मैनेजर आप किस तरह से ये कैश मैनेजमेंट को हैंडल करते हो, इसके रिगार्डिंग कुछ फेमस कॉन्सेप्ट है, कुछ फेमस थ्योरी है, लाइक बाउमेल मॉडल, ओर एंड मेलर मॉडल, बहुत सारे फेमस थ्योरी है। थ्योरी इन द सेंस कॉन्सेप्चुअल, उनका फॉर्मूला है, उसको यूज करके आपको कैलकुलेशंस वगैरह भी करना है। तो इंटरेस्टिंग है सर, चलो लिखते हैं। आप लोग तो जानते ही हो सर कि एफएम मतलब लिखना और समझना, लिखना और समझना, सिर्फ एफएम तो हो ही नहीं सकता। स्क्रीन का बताना, हाँ स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो गया क्या? हाँ। ठीक है चलो। लिखो सर, वर्किंग कैपिटल पार्ट 2 कैश मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पार्ट 2। पॉइंट इज कैश मैनेजमेंट। अब नाउ व्हाट शुड यू डू विथ कैश मैनेजमेंट, इसको करना क्या है, इसको पढ़ना क्या है, इसमें जानना क्या है, उसी के बारे में लिखेंगे। तो लिखो सर पहले, वही डिवाइड आवर डिस्कशन ऑन कैश मैनेजमेंट into 5 section, into 5 sections, ठीक है। सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन, सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन, सेक्शन 2 कैश मैनेजमेंट मॉडल्स, वेरी इंटरेस्टिंग सर, देखो कैश मैनेजमेंट मॉडल्स। सेक्शन 3 कैश प्लानिंग, सेक्शन 4 मैनेजिंग कैश इनफ्लो and outflow, managing cash inflow and outflow, section 4, and section 5 is also there. सेक्शन 5 में आ जाता है इन्वेस्टमेंट, क्या है? इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज,
इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। चलो सर, ये सारा का सारा 5 पॉइंट जो आपके साथ मैंने अभी बात किया, ठीक है, ये जो 5 पॉइंट में बात किया, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन कैश मैनेजमेंट मॉडल्स, देन कैश प्लानिंग, देन मैनेजिंग कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ठीक है, एंड देन इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सबके बारे में बातें होंगे, बट एक एक करके, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, एक साथ सारा का सारा लेके तो मुश्किल हो जाएगा, एक एक करके बात को बढ़ाते हैं। तो हेडिंग करना सेक्शन 1। सेक्शन 1 मीन्स ऑब्वियसली इंट्रो। इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट अबाउट इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन में पॉइंट 1, ओके, लिखना सर, कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, है ना सर? ये बात में तो एग्री करोगे कि कैश सबसे लिक्विड एसेट है। अरे मौसमी, कैश सबसे लिक्विड है कि नहीं? बोल। है सर। तो कैश सबसे लिक्विड एसेट है एंड इज नीडेड फॉर डे टू डे ऑपरेशन, ऑफ बिजनेस, डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। इवन इसका एक दूसरा नाम भी है, इट इज लाइफ ब्लड ऑफ business. This is life blood of business. And focal point, focal मतलब केंद्र, focal माने केंद्र बिंदु, केंद्र इन द सेंटर पॉइंट, ठीक है, focal point of all business activities, focal point of all business activities, ठीक है, focal point of all business activities, point to be noted। हाँ, फोकल पॉइंट है मतलब बहुत ज्यादा बिजनेस का सबसे मतलब फोकस किया हुआ पॉइंट जो है, दैट इज कैश। एग्जैक्टली। नाउ पॉइंट 1 तो यही था, अब पॉइंट 2 में बात करते हैं। चलो सर, हेडिंग कर लो पॉइंट 2। लेट्स डिस्कस अबाउट पॉइंट 2। पॉइंट 2 में क्या है लिखिएगा सर। ऑल्दो कैश इज very important, cash is very important, it has an opportunity cost, it has an opportunity cost in terms of return foregone, in terms of return foregone मतलब आप जो एक रिटर्न को कमा के दूसरा रिटर्न को छोड़ना, जो भी, हेंस लिखना सर, यहां पर लिखना, हेंस देयर इज अ, স্যার একটু ইন টার্মস অফ এর পর কি লিখলেন? বলছি হেন্স দেয়ার ইজ আ লিকুইডিটি বলে দিচ্ছি দাদা, और प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड ऑफ, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड ऑफ। लिख ले, although cash is very important, it has an opportunity cost in terms of return foregone, foregone means basically फॉरवर्ड करना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को फॉरवर्ड, एक बिजनेस में कुछ पॉइंट को फॉरवर्ड करके दूसरी किसी चीज में पैसा लगाना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
जैसे कि सिंपल आप लोगों को मैंने बहुत जगह में समझाया, जैसे मानो कि आपके पास क्या बताऊं, इन सिंपल आपके पास कैश है, ठीक है, तो जो कैश आपके पास है उस कैश के थ्रू से आप क्या क्या कर सकते हो, उसी कैश से आप एक अच्छा बुक्स खरीद सकते हो, हाँ सर, एक गुड बुक्स जो आपके लिए बहुत वाइटल हो सकता है, जो आपको ज़िंदगी बदल सकता है, या फिर उसी कैश से आप एक बेसिकली फैशनेबल शर्ट या टी शर्ट खरीद सकते हो, है ना, आप एक टी शर्ट खरीद सकते हो जो शायद आपका ज़िंदगी नहीं बदलेगा, बट हाँ आपका कुछ दिनों का फैशन स्टेटमेंट बदल देगा। तो फॉरगोन या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप अपने कैश को किस तरह से यूज कर रहे हो, किस तरह से आप अपना लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशंस को चेंज करते हो, इट्स डिपेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि फॉरगोन कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब, हाँ सर, ये इकोनॉमिक्स का फंडा है। ये जो फॉरगोन कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताया, इट्स वेरी कोर टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताया जाता है। पीपीसी याद है, मौसमी को याद है पीपीसी, रोशनी पीपीसी मने আছে, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एरिया, वहां पर बात होता है। हाँ सर, ভুলে গেছি দাদা। মৌসুমী দেখতে একটু মনে আছে নাকি? না, ভুলে গেছি। खूब भालो। ये किताब है सर, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, आप भी पढ़ सकते हो एकदम। जो लोग नॉर्मली स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हैं मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स पढ़ा करो। ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स का जो किताब है ये वॉरेन बफेट का जो गुरु थे उन्होंने लिखा था। ऐसे वॉरेन बफेट कौन है? वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर सर, जो बेसिकली बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करके इनकम करते हैं, है ना। तो आप किसी बिजनेस को समझोगे कैसे? तो ये किताब बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये किताब किसने लिखा सर? बेंजामिन ग्राहम। ये बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है, ये वॉरेन बफेट के गुरु भी है, ठीक है। तो ये किताब एक्चुअली वॉरेन बफेट को स्टेशन के पास में मिला था। अभी इसका दाम आप देख रहे हो कि 100 215, इसका ओरिजिनल जो पेपर बैक है वो काफ़ी और महंगा बिकता है। बट पॉइंट इज दैट कि ये सस्ते में भी बिकता है, मतलब 150 रुपीज़ में भी बिकता है। बट ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट का एक किताब, अगर आपको फाइनेंस का नॉलेज हो, मैं क्यों इसमें बात कर रहा हूँ, बिकॉज इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स को समझने के लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का समझ होना चाहिए। आप समझ रहे हो सर? नहीं तो आप पढ़ के कुछ समझ नहीं पाओगे। यू मस्ट अंडरस्टैंड अकाउंटेंसी, यू मस्ट अंडरस्टैंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझते हो, अगर आप अकाउंट्स को समझते हो, देन आप ऑब्वियसली समझ पाओगे इस पर्टिकुलर किताब के अंदर क्या है या नहीं है। ऐसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूँ, अगर आप थोड़ा सा नज़र डालोगे। ऐसे बहुत फेमस किताब है, नाम सुना है आप लोगों ने किसी ने भी? रोशनी सुना হ্যাঁ होगा, দাদা, बिकॉज रोशनी स्टॉक হ্যাঁ হ্যাঁ मार्केट पढ़ते हैं। मौसमी सुने जिसका को नहीं बोइटर व्यापार? না স্যার। तो वेरी তোমার কাছে फेमस আছে? बुक। मेरे पास इसका एक कॉपी है, एक पर्टिकुलर मेरे पास, या गोपी के पास होगा शायद, पता नहीं, वो लेके चला गया होगा शायद। এই থাকে নিয়ে যেতে পড়তে পারিস। আচ্ছা। প্রিন্টেড কপি আছে বোধহয়, নাকি কোনো স্টুডেন্ট চেয়েছিল তাকে দিয়েছি, মনেও পড়ছে না। एक सेकेंड रुको, मैं आपको बताता हूँ। इस किताब के अंदर आपको कुछ ऐसे पॉइंट देखने को मिलेगा जो बेसिकली बिजनेस के बारे में आपका नॉलेज को समझने में कुछ हेल्प करता है। इसका कंटेंट मुझे दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। ऐसे अगर आप चार्ट वगैरह देख सकते हो, मेजर स्टॉक मार्केट स्विंग्स 1871 से लेके 1971, सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है जो स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग भी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा मिला है शायद। देखो सर कंटेंट, ये देखो कंटेंट में क्या क्या है, दिखाई रहा है ना सर? इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड बाय इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टमेंट के साथ स्पेकुलेशंस में क्या डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट के साथ इन्फ्लेशन का क्या रिलेशनशिप है, सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री, उसके बाद जनरल पोर्टफोलियो थ्योरी। जनरल पोर्टफोलियो थ्योरी मीन्स आप अपना पोर्टफोलियो मतलब इन्वेस्टमेंट करके आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, डिफेंसिव इन्वेस्टर्स क्या कौन होते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर्स एंड कॉमन स्टॉक्स, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर नेगेटिव अप्रोच, portfolio policy for enterprising investors positive side, investors and market fluctuations, investment in investment funds, investors and his advisors,
security analysis, lay investor general approach, things to consider about per share earning, per share earning, आप लोग तो समझते ही हो, FM में हम लोग पर शेयर के बारे में कितना बात करते हैं, कंपैरिजन फॉर लिस्टेड कंपनीज, स्टॉक सिलेक्शन ऑफ डिफेंसिव इन्वेस्टर्स, स्टॉक सिलेक्शन फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स, कन्वर्टेबल इश्यूज एंड वारंट्स, कन्वर्टेबल इश्यूज एंड वारंट, अरे शेयर वारंट वगैरह के बारे में पढ़े हो ना, डिवेंचर इश्यूज, उसके बारे में बोल रहा है, फॉर एक्सट्रीमली इंस्ट्रक्टिव केस हिस्ट्रीज, 8 पेयर्स ऑफ कंपनीज, ठीक है, शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसी, ये भी तो आपका फाइनेंस का बहुत फेमस चैप्टर है ना सर, डिविडेंड पॉलिसी, हाँ सर, अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पढ़ चुके हो आप लोग बहुत बार मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में, बट यहाँ पर थोड़ा और डिटेल्स में है, मतलब ये अलग लेवल में, ये बेसिकली यहाँ का फोकस जो है दैट इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, बट आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ओवरऑल फाइनेंस को मैनेज करने रिगार्डिंग, बट अल्टीमेटली बात कहीं ना कहीं जाके वहीं पर पहुंचेगा, ठीक है, तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, वेरी पॉपुलर किताब, ठीक है, तो वॉरेन बफेट आज वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, वॉरेन बफेट के बारे में तो सुने होंगे, अरे वॉरेन बफेट के बारे में, रोशनी तो हाँ बोल रहा है, मौसमी नाम सुना है वॉरेन बफेट का? हाँ सर। ठीक है, ही इज करेंटली 90 इयर्स ऑफ एज, करेंटली 90 इयर्स ऑफ एज। अब किसी भी तरह का मार्केट का फाइनेंस का किताब ओपन करो, आपको हर जगह में ना फाइनेंस रिलेटेड बातें ही दिखाई देगा, हर जगह में। तो इफ यू अंडरस्टैंड फाइनेंस प्रॉपर्ली देन यू कैन अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल किताब जो भी मार्केट में मिलता है, आप पढ़ के समझ सकते हो, इतना गारंटी है, ठीक है। इनका वॉरेन बफेट का कुछ बहुत सारे बुक्स हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं, मैं क्यों दिखा रहा हूँ जानते हो, ताकि मैं आपको ये समझा पाऊं कि आपका फाइनेंस का नॉलेज और अकाउंट्स का नॉलेज आपको रियल लाइफ में कहां तक ले जा सकता है। एक किताब है वॉरेन बफेट वे, बिजनेस बुक्स वॉरेन बफेट वे, एक सेकेंड, अमेज़न के अंदर मुझे बहुत सारा दिखता है, सक्सेस थ्रू, ठीक है मैं बाद में बताऊंगा, अभी मुझे वो नहीं मिल रहा है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं बताऊंगा। बहुत सारे हैं जो वॉरेन बफेट के ऊपर डिपेंड करके बना गया है। मेरा बेसिक पॉइंट है, फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप समझते हो अकाउंट्स को प्रॉपर्ली, अगर आप समझते हो फाइनेंस को प्रॉपर्ली, इट विल हेल्प यू। तो मेरा बेसिक पॉइंट क्या है सर, एक फाइनेंस का किताब, एक 150 रुपये का किताब पढ़ के आप रिच बन सकते हो, वर्ल्ड क्लास बन सकते हो। सर रिच बनना जरूरी है क्या? सर पैसा कमाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप ज्यादा कमाओगे तो आपका जिंदगी ज्यादा अच्छा होगा, आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट ज्यादा कर सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लोभ नहीं बोलते। हाँ, पैसा पैसा करके सारा का सारा पैसा खुद पे खर्चा करना अलग बात, बट पैसा कमा के अगर आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हो खुद के फैमिलीज के लिए, खुद के लिए भी थोड़ा बहुत, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोसाइटी के लिए अगर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो पैसा ही तो जरूरी है आपके लिए। तो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ पावर, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हर एक इंसान सुबह से उठ के रात तक क्या करते हैं, पैसे के लिए ही जीना पड़ता है। लेकिन पॉइंट इज दैट वो पर्टिकुलर पैसा का यूटिलाइजेशन क्या ग्रीडी वे में हो रहा है, या फिर सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, या फिर खुद का ओवरऑल नरिश के लिए हो रहा है, वो भी देखना पड़ेगा कि यूज क्या है। ठीक है सर, चलो ये सब बात करके अभी फायदा है नहीं। तो लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड ऑफ, इसके लिए कैश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आज कैश का दिन है, ठीक है, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कैश में बात कर रहा हूं। पॉइंट 3, अकॉर्डिंग टू केन्स, इसके बारे में सुने हो सर? केन्स के बारे में अरे नाम सुने किया? हाँ, इस पर्टिकुलर नाम कभी नहीं सुना सर, J.M. केन्स नहीं सुना किसी ने भी? मौसमी, रोशनी, नो वन? इकोनॉमिक्स में सुने होंगे सर, J.M. केन्स कौन है सर? जॉन मेनर्ड केन्स, फेमस इकोनॉमिस्ट, ओके, फेमस इकोनॉमिस्ट। इनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में पूरा दुनिया में सबसे भयंकर सिचुएशन क्रिएट हुआ था। 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड 1939 से लेके 1942, ये जो पीरियड है ना, ये दुनिया के लिए सबसे भयंकर दिन था ऑन दैट टाइम। इन्होंने, दिस इज द फर्स्ट पर्सन ऑन दैट टाइम, को मॉडर्न इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है। जैसे कि एडम स्मिथ के बारे में सुने हो, फ्रेडरिक हाइक के बारे में सुने हो, रिकार्डो के बारे में सुने हो, वैसा ही है जॉन मेनर्ड केन्स। इनको मॉडर्न इकोनॉमी का फादर कहा जाता है, और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए दिस पर्टिकुलर पर्सन्स को बहुत क्रेडिट मिलता है। और इनका कुछ थ्योरी,
इनका कुछ थ्योरी और इनका कुछ कॉन्सेप्ट पूरा दुनिया मानता है, और इसको यूज करके बहुत सारे कंट्रीज अपना जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाला है। तो जॉन मेनर्ड केन्स ने कैश के बारे में क्या कहा है वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जॉन मेनर्ड केन्स ने कैश के बारे में क्या कहता है, जो आपको जानना जरूरी है थोड़ा बहुत, कि जॉन मेनर्ड केन्स ने, ये देखो सर, अब देख रहे हो सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्सिटाइल पीस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इनका, किस तरह से इकोनॉमिक्स लाइफ सब कुछ ठीक किया जा सकता है, इनका मेन वही है। Was the English economist whose ideas fundamentally changed the theory and practice of macroeconomy and economic policies of government. Originally trained in mathematics, normally वो mathematics में train करते थे. He built on the greatly defined earlier work in the cause of business cycle. One of the most influential economists of 20th century. His ideas are the basis of school of thought known as Keynesian economics. इनका सोच को ही अलग-अलग नाम दिया गया जिसको Keynesian economics कहा जाता है, and इसको यूज करते हुए ग्रेट डिप्रेशन जो 1930s में हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन से रिकवरी मिला था, रिवोल्यूशन इन इकोनॉमिक थिंकिंग, पूरा वर्ल्ड वाइड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स में एक वर्ल्ड वाइड एक रिवोल्यूशन फैल गया था। ये एक अलग ही सोच, ये स्टैगफ्लेशन मतलब पूरा इकोनॉमी थम चुका है, एक थमा हुआ इकोनॉमी भी चल सकता है, ये फीलिंग, ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब उस टाइम पे मतलब 1930s के ड्यूरेशन के टाइम पे उन्होंने वर्ल्ड वाइड रिसेंट ट्रेंड में उन्होंने फर्स्ट टाइम इनको यूज किया था, और किसी भी मरा हुआ इकोनॉमी को फिर से खड़ा होने का ताकत देने का कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था। दैट्स वाई इनके बारे में आपको फाइनेंस में थोड़ा सा जानना जरूरी है। ऐसे इकोनॉमिक्स के ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक अलग ही पेपर रखा गया है केन्स के बारे में, सीए के पेपर में पढ़ा जाता है। सीए में पेपर का नाम ऐसा दिया गया है, एक है एफएम एंड एक है इकोनॉमिक्स फॉर एफएम, ठीक है, दोनों को मिलके सब्जेक्ट बनाया गया। इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, लेकिन हम लोग अभी उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिंपल जितना कैश मैनेजमेंट के बारे में जानना है बस उतना ही बात करेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू केन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिमांड्स फॉर मनी। कितना तरह का? 3 तरह का। पैसा का डिमांड 3 कारण से हो सकता है। सर क्या बात करते हो? यस, समझ रहे कि नहीं? 3 कारण होता है, देयर आर 3 टाइप्स फॉर डिमांड फॉर मनी। आप पैसा का डिमांड करोगे, इसका 3 ही रीजन हो सकता है सर। मतलब फर्स्ट, पहला रीजन क्या होगा, कौन बोलेगा? सर डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए, है ना, डेली का जिंदगी बिताना है ना सर, जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड। सर सेकंड, सर प्रिकॉशनरी, अरे ये तो कुछ चाहिए कि नहीं, आज खाना है और कल भी तो खाना है, तो कल के लिए भी जीना है, उसके लिए कुछ आपको हटा के रखना है, मतलब साइड करके रखना है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो आप क्या करते हो? स्पेकुलेटिव डिमांड, मतलब एक तरह का जुआ भी बोल सकते हो। शेयर मार्केट में भी थोड़ा सा पैसा लगा देना, जैसे लोग शेयर मार्केट में पैसा हम लोग लगाते हैं। अब वो शेयर मार्केट इज नॉट टोटल स्पेकुलेशंस, बट हाँ ऑब्वियसली जो भी जिसका फ्यूचर अनसर्टेन है, अगर अनसर्टेन फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट करते हो दैट इज स्पेकुलेशन इन सिंपल। तो चाहे लॉटरी टिकट खरीदो वो तो भयंकर स्पेकुलेशन, लेकिन जो भी हो एक्स्ट्रा कमाई के लिए हम स्पेकुलेशन करते हैं। लेकिन सर 3 ही डिमांड हुआ ना आपका, इसके बाहर और क्या रीजन हो सकता है पैसा कमाने का, बताओ? एक ट्रांजैक्शंस के लिए, एक प्रिकॉशनरी के लिए और एक स्पेकुलेशंस के लिए। बोलो सर बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? है दादा। है ना, मौसमी বোঝা যাচ্ছে? मौसमी আছে ना? हाँ मौसमी, सर। ओके। तो दिस वन इज सेक्शन 1 पार्ट था, ठीक है। सेक्शन 1 में इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलो सर, कहाँ चले सर? अब हम लोग जाएंगे सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में हमें बहुत कुछ और बताना है सर। सेक्शन 2, कैश मैनेजमेंट मॉडल्स। क्या है? कैश मैनेजमेंट मॉडल्स। अब ये कैश को मैनेज करने के लिए बहुत सारा मॉडल को यूज किया जाता है। अब ये मॉडल के बारे में क्या सीखना है, देखो सर, इसमें पार्ट 1 कर दो। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है।
इमेजिन 2 अकाउंट्स। सर इमेजिन करो 2 अकाउंट्स के बारे में। समझो कि आपका 2 अकाउंट है। सर कैसे? एक आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ऐसा ही होता है ना सर। जैसे रोशनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं, आई नो। रोशनी तेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा? है दादा। मौसमी नहीं करता है, बट मौसमी का बैंक अकाउंट तो होगा, या मौसमी भी स्टॉक इन्वेस्ट करना चालू कर दिया? मौसमी किरे कोरिस ने की स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट জানি না তো ঠিক মতো, তাই করি না। अच्छा ठीक है। जब जान भी तो कोर भी, तो बेसिकली हर इंसान करते हैं सर, कम ज़्यादा। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, तो जान के भी कर सकते हो, जैसे रोशनी करते हैं जान के। रोशनी जान के करता है कि अनजाने में करता है? जेने। जेने, एग्जैक्टली, जान के ही करना चाहिए सर। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट तो आपका 2 ही होगा। एक कैश में लाइक आपका सेविंग्स अकाउंट वगैरह जो होता है वो कैश अकाउंट ही तो है, जहाँ से आप किसी भी टाइम पे पैसा विड्रॉल करते हो, रखते हो, उठाते हो, रखते हो, उठाते हो। बट इन्वेस्टमेंट अकाउंट से क्या आप डे टू डे पैसा उठा लेते हो क्या रोशनी? हाँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से क्या पैसा डे टू डे उठा लेते हो, या फिर वो रखते हो वहीं पर? राखी। ऑब्वियसली। सो periodically funds could be transformed from investment account to cash account। ऑब्वियसली जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट से पैसा विड्रॉल करोगे तो वो पैसा कहाँ विड्रॉल करोगे सर? कैश अकाउंट में ही तो करोगे। सपोज आपने किसी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट किया था, जैसे अभी इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा था, तो मैंने, क्योंकि कुछ दिनों पहले रोशनी को शायद पता होगा, मैंने शुगर मिल्स के बारे में बात किया था ना, काफी सारा शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में। हाँ रोशनी, याद है तुझे? हाँ, जैसे धामपुर शुगर। हाँ, तो कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने क्लास में भी बोला था कि ये सब स्टॉक मार्केट क्लास में कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जिन्होंने भी 1 साल पहले भी इन्वेस्टमेंट किया था, 100 रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट था अगर 100 के आसपास, तो अभी 329 इवन 350 के आसपास भी एक शेयर का प्राइस गया है। रिसेंटली थोड़ा डाउन है, रीज़न भी है। मेरा कहने का मतलब है, इफ़ यू इन्वेस्ट एटलीस्ट 100 शेयर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, तो 100 शेयर अगर आप 100 में ही लिए थे तो कितना इन्वेस्ट किए थे? 10,000। और अगर आप 350 में करते हो तो ऑलमोस्ट 350 मीन्स कितना हो जाएगा? 100 शेयर 350 करके 1,80,500। कितना? 350 into 100। 350 100 शेयर का सॉरी 35,000। 35,000। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 10,000 का, है ना? करेंटली आपके पास वैल्यू कितना है एक साल में? 25,000। 35,000। वैल्यू 35 का है ना? प्रॉफिट मैंने किया आपने? हाँ, प्रॉफिट 25,000। मैं कोई इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ कि रियल में हुआ है, और वो भी स्टॉक मार्केट ग्रुप में भी डिस्कशन हुआ है चीनी मिल के बारे में। इवन ये तो 1 ईयर का है, अगर किसी ने 6 मंथ्स पहले भी इन्वेस्ट किया था तो भी, मैंने तो डिस्कशन मोस्ट प्रोबेबली 6 मंथ्स पहले ही किया था, अगर 6 मंथ्स पहले भी किया था किसी ने, 150 के आसपास चल रहा था ऑन दैट टाइम, 100 से थोड़ा ज्यादा, फिर भी 30,000 के आसपास का तो प्रॉफिट मतलब वैल्यू क्रिएट कर ही चुका है। मेरा कहने का मतलब है, इफ यू ट्रांसफर 35,000 में से जो आपका इन्वेस्टमेंट करेंटली है, सपोज अभी चीनी इंडस्ट्री में थोड़ा सा डाउनग्रेडेशन है, लेकिन रिसेंटली और एक इथानॉल के कारण इंप्रूवमेंट हुआ था। ये जो शुगर केन से इथानॉल मिलता है शुगर केन प्रोडक्शन में, जो इथानॉल पेट्रोल में बहुत काम आता है, पेट्रोल के यूज में काम आता है, पेट्रोल का कंजम्पशन पे कुछ सेविंग्स करते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट पेट्रोल इंडस्ट्री में काम आते हैं। तो उसके कारण इथानॉल प्रोडक्शन शुगर केन के कारण बढ़ रहा था, तो शुगर का दाम बढ़ रहा था। और एक कारण था शुगर शेयर में दाम बढ़ने के पीछे नॉट जस्ट धामपुर, और भी कुछ कंपनीज है, जैसे कि रेणुका शुगर्स में हुआ है, बलरामपुर चीनी में हुआ है। दीज आर कुछ फेमस कंपनीज, बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर्स। बलरामपुर भी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 1 ईयर में ये भी 100 के पास था, 350 के आसपास पहुंचा है। ब्राजील में चीनी का प्रोडक्शन कम हुआ है लास्ट 1-2 साल में, और उसके कारण इंडियन चीनी का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। तो ये प्योर इकोनॉमिक्स है।
प्योर मैक्रो इकोनॉमी, एक मैक्रो एंड माइक्रो, एक जगह का मार्केट डिमांड कम रहेगा तो दूसरी जगह का डिमांड तो आएगा ना सर। तो कुछ फेमस इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट के कारण ही ऐसा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इफ यू अर्न 35,000 फ्रॉम दिस चीनी का शेयर से, शुगर के शेयर से, अगर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अगर आपका 35,000 है एंड नाउ यू फील दैट कि उतना स्टॉक में ग्रोथ नहीं है एंड आपका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कैश अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर ही सकते हो ना। क्या रे, कर सकते कि नहीं कर सकते? है दादा। एकदम सर कर सकते हैं। क्या मौसमी, कर सकते कि नहीं कर सकते? बोल। तो आगे लिखो सर, द मैनर in which this would take place is explained by cash management models। मतलब किस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कैश अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करोगे, ये सब चीजों के बारे में, मतलब किस तरह से मैनेज करोगे उसके बारे में कैश मैनेजमेंट मॉडल्स बात करता है। तो उसी का चर्चा भी चलेगा सर, इसी का चर्चा चलेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो पहला एक फेमस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। मॉडल का नाम है सर, अरे कोई फिल्मी मॉडल का बात नहीं कर रहे हैं, फाइनेंस मॉडल है, बाउमल। क्या मॉडल का नाम है सर? बाउमल थ्योरी या बाउमल मॉडल। ठीक है, बाउमल मॉडल। बाउमल मॉडल को कुछ स्टेप से डिस्कस करेंगे। ओके, वी विल यूज सम स्टेप्स इन बाउमल मॉडल। तो पहला स्टेप, स्टेप 1, फर्म शुड डिफाइन, फर्म मतलब जो बिजनेस है, business should define its short term planning horizon। ये बाउमल का मानना है कि ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग हॉराइजन में काम करे, मतलब जो भी प्लान करेगा शॉर्ट टर्म बेसिस में, मतलब विद इन 1 ईयर 2 ईयर हार्डली 3 ईयर। ठीक है, शॉर्ट टर्म 1 ईयर ही ज्यादा जरूरी है, मतलब 1 ईयर को ज्यादा सूट करता है। स्टेप 2, टोटल कैश रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग हॉराइजन। मतलब जब आप प्लानिंग करते हो तो उस प्लानिंग हॉराइजन में आपका कैश का रिक्वायरमेंट होगा, है ना। तो प्लानिंग हॉराइजन में जो आपको कैश का रिक्वायरमेंट है, द टोटल कैश रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्लानिंग हॉराइजन, इसको एक पर्टिकुलर नाम से डिनोट करते हैं, इज कॉल्ड टी। किससे डिनोट करेंगे सर? टी से डिनोट करेंगे। हेलो सर, क्या आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपर्ली? है दादा। ओके, तो इस टोटल कैश रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग हॉराइजन को टी से डिनोट करो। और ये टी से डिनोट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज फॉर्मूला ड्रॉ करना है ना, तो हम लोग बेसिकली धीरे धीरे फॉर्मूला पे पहुंच जाएंगे। स्टेप 3, अच्छा स्टेप 3 नहीं, स्टेप 2 में ही थोड़ा कंटिन्यूएशन में चलना, स्टेप 2 में ही थोड़ा कंटिन्यूएशन में चलना। इनिशियली दिस इज द form of marketable securities। This is the form of marketable securities। सर marketable securities माने? अरे मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑब्वियसली शेयर डिबेंचर, इसी को तो बोलते हैं ना हम लोग, कंपनी लॉ में भी पढ़ते हैं, शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड, दीज आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। एन अमाउंट known as conversion size, an amount known as conversion size। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत काम आएगा जिंदगी में, समझने का कोशिश करो कॉन्सेप्ट को, थोड़ा वेट कर जाओ, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। एन अमाउंट नोन एज कन्वर्जन साइज, कन्वर्जन साइज को डिनोट करो सी से। किससे डिनोट करोगे? सी से। ओके, कन्वर्जन साइज सी विल बी
periodically transferred from investment account to cash account, from investment account to cash account, from investment account to cash account. Point to be noted sir. टोटल स्टेप 2 में क्या हो रहा है, टोटल कैश रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग हॉराइजन. इनिशियली दिस प्लानिंग हॉराइजन को टी से डिनोट किया जा रहा है. इनिशियली दिस इज द फॉर्म ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट है, एन अमाउंट नोन एज कन्वर्जन साइज, जो इन्वेस्टमेंट आपका है उसको आपको कैश में कन्वर्ट करना है, विल बी पीरियडिकली ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, जिसको सी से डिनोट किया जा रहा है कि आप कितना कन्वर्ट करोगे. अब वेट कर जाओ, क्वेश्चन करेंगे तो पूरा का पूरा खेल ही समझ में आ जाएगा, बट जब तक क्वेश्चन नहीं करते तब तक थोड़ा वेट करना है. सबर का फल मीठा होता है, थोड़ा सबर करो सर. स्टेप 3, कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन. आपको ना थोड़ा सा कॉस्टिंग वाला फीलिंग्स आएगा, आप लोगों को कॉस्टिंग में वो यो क्यू वगैरह थोड़ा फीलिंग आएगा. कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन, ऐसा कॉस्टिंग में होता है ना मौसमी? अरे ये यो क्यू वगैरह में हाँ सर. इस कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन को बी से डिनोट करो. किससे डिनोट करोगे? बी से. अच्छा, इस कन्वर्जन को फिक्स कर दो, फिक्स्ड कन्वर्जन, हाँ करना ही है. फिक्स्ड conversion cost per conversion equals to b, fixed, that is it does not depend, that is लिखो सर इसमें, that is it does not depend upon the conversion size. C, it does not depend upon the conversion size C. Okay, मैं समझाता हूं रुको. स्टेप 3, स्टेप 4 लिखो. पांच स्टेप है ना. सो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट फॉर द पीरियड equals to number of conversion into B. तो हम लोग इस तरह से बात कर सकते हैं, इसको अगर फॉर्मूला में कन्वर्ट किया जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट को, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे देखने में होगा सर, T बाई सी इंटू बी, T बाई सी इंटू बी. मतलब अभी तक मैंने आपको जो बता रहा था वो कुछ ऐसा देखने में हुआ. T बाई सी इंटू बी, ये T बाई सी इंटू बी में क्या हो गया, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट फॉर द पीरियड इक्वल्स टू नंबर ऑफ कन्वर्जन इंटू बी. मतलब सिंपल बात है, आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से जब पैसा को कैश अकाउंट में कन्वर्ट करो तो उसका एक खर्चा आ जाएगा ना, तो उस खर्चा का टोटल कॉस्ट क्या आएगा, उसका फॉर्मूला है ये, याद रखिए, काम आने वाला है. ओके सर, लेकिन सर पूरा समझ नहीं आया. अरे सर पूरा समझ तो क्वेश्चन करके आएगा, अभी कैसे आएगा, अभी तो थोड़ा लिखना पड़ेगा ना. स्टेप 5, assuming that conversion time is nil, assuming that conversion time is nil and cash requirement are evenly spread throughout the year, सर इतना तक लिख लिए क्या?
হ্যাঁ দাদা। মৌসুমি হয়েছে থ্রু आउट द ईयर? হ্যাঁ तो एवरेज कैश बैलेंस क्या हो जाएगा? अगर ये बात है तो एवरेज कैश बैलेंस क्या हो जाएगा? चलो नेक्स्ट पेज में ही करते हैं। एवरेज कैश बैलेंस मतलब बिजनेस को हमेशा एक एवरेज कैश बैलेंस मैनेज करना होता है। हेल्ड इक्वल्स टू C/2। पूरा का पूरा खेल समझ आएगा सर, थोड़ा सा समय दो, पूरा का पूरा खेल समझ आ जाएगा कि क्या चल क्या रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, पूरा खेल समझ आ जाएगा कि ये C/2 का मतलब क्या है, क्यों आप ऐसे कर रहे हो, ऐसा क्या बात हो गया, सब समझ आएगा। वेट, एवरेज कैश बैलेंस इक्वल्स टू हेल्ड इक्वल्स टू C/2। अब थोड़ा सा और मेहनत करना है। सर ऐसा क्या मेहनत करेंगे सर? इतना मेहनत मत करो सर, आपको थकान आ जाएगा। ठीक है सर, मेहनत नहीं करेंगे, चलो शॉर्टकट करते हैं। अच्छा, ये जो कैश बैलेंस के बारे में मैंने अभी आपको समझाया ना, इस कैश बैलेंस को अगर मैं थोड़ा ग्राफिकली ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे देखने में हो सकता है। इट्स लाइक इकोनॉमिक्स के जैसे होता है ना, कुछ इस तरह का। एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करना, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करना, ठीक है। अब मान के चलो कि आपके बिजनेस में कैश का रिक्वायरमेंट है, तो सपोज कभी आपका कैश इतना ज़रूरी पड़ जाता है। वाई एक्सिस में कैश को दिखाओ, इसमें कैश बैलेंस को दिखाओ सर। वाई एक्सिस में कैश बैलेंस और एक्स एक्सिस में टाइम को डिनोट करो। कभी इतना कैश चाहिए होता है, ये टाइम डिनोट कर रहा है, 1 मंथ हो, 2 मंथ्स हो, 6 मंथ्स हो, जो भी एज पर द नीड। फिर इतना हो जाता है, फिर आपका कैश रिक्वायरमेंट फिर से यहाँ तक फिर से आ जाता है, फिर से आपका कैश रिक्वायरमेंट यहाँ से फिर से इतना आ जाता है। मतलब कभी लो हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये अगर आपका लेवल है, बेसिकली जैसे शेयर मार्केट में होता है ना, एक रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, ये इतना सपोर्ट आपको हमेशा चाहिए होता है। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस लेवल। इसके बाद जरूरत नहीं होता, इतना जरूरत तो पड़ ही जाता है। लेकिन एवरेज कितना होगा सर? अगर इतना जरूरत पड़ता है और ये लोअर एरिया है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? क्या मैं बीचों बीच एक लाइन टान सकता हूँ सर? हेलो, ये जो बीच का लाइन है, ये आपका C/2 है, मतलब एवरेज कैश बैलेंस, जो आपके बिजनेस में मिनिमम मेंटेन होना जरूरी है। क्या आपको ग्राफ समझ में आया? बोलो ना सर, ग्राफ समझ में आया कि नहीं? না, আরেকবার বলুন। ओके, फिर से समझाता हूँ। देख सर, तेरे बिजनेस में तेरे को कैश का जरूरत होगा कि नहीं होगा? बिजनेस करेगा, कैश बिना कैश का कर सकता है? ये पहले बता मुझे। না স্যার। सपोज तो अपने शॉर्ट लेक जहाँ पर तेरा घर है, वहाँ पर एक बिजनेस बनाएगा, ठीक है। क्या बिजनेस करेगा मौसमी? चल मैं मान के चलता हूँ, तो किस चीज़ का बिजनेस करने का मन है, जल्दी बता, कुछ भी बोल। रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, ओके। रेस्टोरेंट का बिजनेस। किसे रेस्टोरेंट করবি বল, তাড়াতাড়ি বল। মোমো? মাল্টি কিউজিন। हाँ, বারবিকিউ? না, বলছি মাল্টি কিউজিন। মাল্টি সুইজন, সব রকম থাকবে? আচ্ছা হ্যাঁ। अच्छा, ठीक है, मल्टी सुइजन। डेली कितना कस्टमर चाहिए? डेली कम तो से कम, हाँ 500। 500 डेली कस्टमर। अभी स्टार्टिंग में ही 500 कस्टमर कहाँ से लाएगा? তাহলে 100। स्टार्ट करेगा पहले एटलीस्ट डेली 20 कस्टमर्स, रेगुलर 20 कस्टमर्स चाहिए पहले। अब इनका अलग अलग नीड होगा, किसी को मोमो चाहिए, किसी को मोगलाई चाहिए, किसी को बिरयानी चाहिए, ठीक है, ट्रेडिशनली लिया मैंने थोड़ा सा। तो मोमो, मोगलाई, बिरयानी जो भी हो, अब आपके पास कैश का ज़रूरत है, ठीक है। तो वो जो कैश आप मैनेज करोगे, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि से फॉर एग्जांपल डेली 20 कस्टमर्स को मोमो, मोगलाई, बिरयानी, मिक्स्ड अप खाना सर्व करने के लिए आपको डेली बिजनेस में कम से कम 10,000 चाहिए। पर डे यू मस्ट नीड 10,000। तो अगर पर डे 10,000 कैश आपको चाहिए, तो फिर 30 दिन का कितना होगा?
हेलो, 3 lakh. ये आपका मंथली कैश बैलेंस चाहिए 20 कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए। मौसमी बोलिए, बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब अगर ये बात समझ में आ रहा है तो मुझे ये बता कि ये जो मैंने कैश बैलेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, इसको आप तो मंथली समझो, एनुअल समझो, ठीक है, मतलब ये मंथली समझ लेते हैं। सपोज यू नीड 3 लाख कैश बैलेंस ओवरऑल, मैक्स टू मैक्स। लेकिन क्या हमेशा 3 लाख होगा? मैं मान के चलता हूँ आपका न्यू रेस्टोरेंट है, क्या 20 कस्टमर्स हमेशा आएगा? नहीं। तो क्या डेली आपका 10,000 का खर्चा हो जाएगा? कम भी हो सकता है ना। मैं मैक्सिमम 20 माना यहाँ पर कि आप एक दिन में मैक्सिमम 20 कस्टमर्स को, रेगुलर कस्टमर्स 20 कस्टमर्स को आप रेगुलर खिलाओगे स्टार्टिंग में, ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ्स, ओके। तो क्या डेली 10,000 का खर्चा होगा कि कम भी हो सकता है? कम होते पारे। तो मैक्सिमम 10,000, इसीलिए कैश बैलेंस को मैंने यहाँ पर मैक्स टू मैक्स इस लेवल तक लेके गया। फिर बाकी अमाउंट को मैं फिर से नीचे लेके आ गया, है ना, बाकी अमाउंट को मैं फिर से नीचे लेके आ गया। तो आपका जो कैश का बैलेंस होगा वो एक सर्टेन टाइम तक ये इस पॉइंट को टच करेगा, फिर वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, दिस इज द बिलो लेवल। फिर आपको इस लेवल पे फिर से टच करेगा, फिर से नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, बट इसका एवरेज लेवल क्या है? हाँ बोलो। বলছি 3 লাখের যদি বেশি টাকা তাহলে তো গ্রাফটা একটু উপরে উঠবে। 3 लाखेर बेसी যদি হয় না, 3 लाख मैक्सिमम, मतलब मैंने मान के चला कि 3 लाख मेरा एक महीने में 20 कस्टमर्स के लिए मैक्सिमम है, इसीलिए मैं 3 लाख में इसको बंद किया। तो मुझे बिजनेस में एवरेज कितना कैश बैलेंस चाहिए मौसमी? 1,50,000, ये समझो। बोल मौसमी बोल कि मुझे बिजनेस में एवरेज 1.5 लाख का कैश तो मैनेज करना ही पड़ेगा, हाँ या ना? क्या मौसमी को अभी भी समझ नहीं आ रहा है? अरे मौसमी, तेरा आवाज नहीं आ रहा है ना बुझे। चीज, ओके। तो दिस इज द एक्चुअली फैक्टर, द सिंपल फैक्ट में ही है। अब चलो कोई बात नहीं, बाद में फिर से डिटेल्स में समझेंगे। बाउल मॉडल का क्वेश्चन होगा ना तो उसमें और डिटेल्स में बताऊंगा। तो पहले थोड़ा सा मैं लिखा दूं, ग्राफ को भी ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। बाउल मॉडल पूछते हैं सर, बहुत पूछते हैं, तो वेरी फेमस थ्योरी, तो याद रखिएगा। স্যার এই প্ল্যানিং হরাইজনটা কি? বিজনেসের প্ল্যানিং, বিজনেসের প্ল্যানিং একটা প্ল্যান করে তো বিজনেসকে চলতে হয়। अरे बिजनेस तो एक प्लानिंग के हिसाब से ही चलेगा ना, या फिर आप बिजनेस स्टार्ट करके विदाउट प्लानिंग बिजनेस कर लोगे? अच्छा, क्या आपको लगता है, जैसे जैसे मानो रोशनी ने बताया स्टार्टिंग में, जब मैं एग्जांपल पूछ रहा था तो रोशनी बोल रहा था कि मुझे रेस्टोरेंट ओपन करना है और मुझे 500 कस्टमर्स चाहिए। क्या सच में लगता है कि आप रेस्टोरेंट ओपन करोगे तो आपको आपके रेस्टोरेंट में 500 कस्टमर्स आ जाएगा एक दिन में? না না, ওটা আমি ভেবেছি এমনি কত চাই তাই। नहीं, आई अंडरस्टैंड। सपोज सपोज रोशनी, यू रियली वांट कि एवरीडे आपके दुकान में 500 कस्टमर्स आए, यू रियली वांट, बट इज इट रियली पॉसिबल फॉर ए न्यू बिजनेस जो स्टार्ट कर रहा है, क्या सच में उसके पास 500 कस्टमर्स आ जाएगा? प्लान करके না। चलना है ना, और आपके पास 500 कस्टमर्स को खिलाने के लिए इतना कैपिटल भी तो चाहिए। হ্যাঁ। दैट्स व्हाई यू नीड प्लान। बिजनेस प्लानिंग करके होता है सर, ऐसे नहीं कि आपके पास कैपिटल का कंस्ट्रेंट आपके पास हमेशा रहेगा। कैपिटल का कंस्ट्रेंट आपके पास हमेशा रहेगा। सपोज यू हैव ओनली 1 लाख रुपीज नाउ, ओके मौसमी, यू हैव जस्ट 1 लाख रुपीज, तो ये 1 लाख रुपीज को आपको बढ़ाना है, तो क्या आप 1 लाख रुपीज से कितना दिन का प्लान कर पाओगे? से फॉर एग्जाम्पल यू प्लान की 2 मंथ्स का प्लान करते हैं, 2 मंथ्स में 1 लाख इन्वेस्ट करके लोगों को मतलब टेस्टी फूड खिला के, अगर मैं 2 मंथ्स बिजनेस में इन्वेस्ट करूं 1 लाख रुपीज, अगर मैं 2 मंथ्स में 1 लाख को मतलब सारा का सारा खर्चा करने के बाद, लोगों का पेमेंट के बाद अगर मेरे पास 50,000 रह जाए, इट्स ओके। देन 2 मंथ्स लेटर फिर से आपका कैपिटल कितना हो जाएगा? फिर से 1,50,000। नाउ योर प्लान शुड बी 2.5 मंथ्स का हो सकता है, बिकॉज आपके पास अभी कैपिटल थोड़ा ज्यादा है। इन द मेन टाइम धीरे धीरे क्या होगा, आपका बिजनेस का पॉपुलैरिटी ग्रो करेगा, लोगों के मुंह में नाम फैलेगा, तो धीरे धीरे आपका कैपिटल भी बढ़ेगा, बिजनेस में सेल भी बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आप फिर लोन वगैरह के लिए जाओगे, जो भी जरूरी है। बट
स्टार्टिंग में तो आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे इसी तरह से होता है ना सर। अरे क्या ऐसे चलो रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं, 10 लाख रुपया लेके ही रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं और उसके बाद क्या पता सेल होगा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लोग मैक्सिमम बिजनेस क्यों फेलियर होता है जानता है? आपके घर के बगल में देखो बिजनेस बनता है बट बहुत बिजनेस बंद भी हो जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? है दादा। है ना? क्यों बंद हो जाते हैं बिजनेस? बिकॉज मैक्सिमम को क्या लगता है जानते हो? मैक्सिमम को लगता है सपोज उनके पापा के पास पैसा है तो उनके पापा ने उनको पैसा दे दिया। सपोज उनको 10 लाख चाहिए था, उनका पापा उनको 10 लाख दे दिया। उन्होंने एक बहुत सुंदर सा एक एकदम क्या बोलो सर ग्लास बिल्डिंग बना के, ठीक है, इतना चकाचंद लगा दिया। उनको लगा कि भाई अब 10 लाख लगा दिए अब सेल हो जाएगा। अरे भाई 10 लाख लगा दिए लेकिन कस्टमर तो पहले क्रिएट करो। देखो सर एक बार 10 लाख लगा देंगे तो 10 लाख वापस नहीं आएगा, बट जब तक 10 लाख लगा के आपको 12 लाख नहीं मिलता तब तक आपका बिजनेस रन नहीं करेगा। और बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए यू नीड कैश। तो पैसा को मैनेज करना आना चाहिए। 10 लाख है बोल के ऐसा तो नहीं ना कि 10 लाख पूरा का पूरा डाल देंगे। ए मौसमी बोल। अरे इफ यू हैव 10 लाख दैट डजंट मीन कि पूरा का पूरा 10 लाख एक ही बार में डाल दो। अरे कुछ तो फर्क होना चाहिए। 10 लाख में से सपोज करेंटली 5 लाख इन्वेस्टमेंट किए, बाकी 5 लाख अपने किसी जगह में बैंक में हो, स्टॉक मार्केट अकाउंट में हो, म्यूचुअल फंड में हो, डाल के रखो 1 साल के लिए। अगर प्रॉपर जगह में 5 लाख इन्वेस्टमेंट करके रखोगे जहां से आपको, अगर मानो किसी ने 5 लाख बलरामपुर चीनी में लगाया था, 3 गुना हो गया होगा ना उसका। अरे या फिर बैंक में रखेगा या फिर कहीं किसी जगह में रिटर्न आएगा। तो 5 लाख अभी इन्वेस्ट नहीं है बिजनेस में, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में है। ये 5 लाख बिजनेस में आ चुका है, बट बाकी 5 लाख मार्केट में किसी सिक्योरिटीज में है। तो ये 5 लाख 7 लाख बन गया 1 साल में। तो ये अभी देखो सर जैसे ही आप 5 लाख सिक्योरिटी में रखा है तो उसके बाद ये 7 लाख को आप फिर से बिजनेस में ला सकते हो, या फिर उसमें से 5 लाख रखोगे, 2 लाख रखोगे, 5 लाख को लाओगे, कुछ भी करोगे, बट बिजनेस को आपको एक स्मूथ ऑपरेशन देना है। बिजनेस को एक स्मूथ ऑपरेशन देना है तो जिसके लिए आपको एक प्लानिंग हॉराइजन बना के ही चलना पड़ेगा। आपका पढ़ाई को भी आप ऐसे प्लानिंग बना के करो तब मजा आएगा। बिजनेस ऐसे बनता है सर, कोई भी बिजनेसमैन रातों रात अंबानी नहीं बना है सर। अंबानी बनने में टाइम लगा है, बहुत मेहनत, बहुत प्लानिंग, बहुत मार्केट रिसर्च, बहुत रिस्क लेना पड़ा, तब जाके अंबानी बना है। जो भी, नॉट जस्ट अंबानी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बट बस अंबानी का नाम लिया मैंने। बोल सर बोल, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? है दादा। हाँ सर। समझाता हूँ सर, समझाता हूँ। क्वेश्चन करेंगे ना अभी समझ आ जाएगा पूरा। लेट आई बी दी इंटरेस्ट रेट फॉर दी, चल प्लानिंग हॉराइजन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं प्लानिंग हॉराइजन में पहुंच भी गया। लेट आई बी दी प्लानिंग हॉराइजन, let I be the interest rate for the planning horizon. So carrying cost, that is interest income for 1 on average cash balance. Interest income for 1 on average cash balance. समझाता हूं सर, समझाता हूं, वेट। Average cash balance held equals to I into C by 2. कैसे? आता हूं। स्टेप 7 में लिखना टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू कन्वर्जन कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ओके। कन्वर्जन कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। अब ये कैरिंग कॉस्ट क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या है बताता हूं।
দাদা একটু তো দেখাও স্টেপ 7। হয়েছে? হ্যাঁ फॉर्मूला कुछ ऐसा है, t बाई सी, y इक्वल्स टू t बाई सी इंटू बी, पहले फॉर्मूला लिखो फिर इसका यूज बताता हूँ, प्लस i इंटू सी बाई 2, why this kind of weight, we need to find out the optimum level of C. C means conversion na, conversion cost, conversion size, optimum level of C, that is C star at which total cost, C star थोड़ा अलग है, total cost, that is y, total cost means y, हमारे यहाँ पर अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हमने y को total cost माना, that is y, no, we need to find out optimum level of C, that is C star, मतलब optimum level of C को हम लोगों ने C star माना, ठीक है, जिस पॉइंट में at which total cost, that is y, is the least, y is the least means सबसे क्या, least means ছোট सबसे कम, कम। सबसे कम, लीस्ट मीन सबसे कम, समझ में आ रहा है ना, जिस पॉइंट में सबसे कम कॉस्ट होगा वो वाला पॉइंट हमें चाहिए, ठीक है, वेट, अब इसमें भी एक ग्राफ ड्रॉ करो, y एक्सिस x एक्सिस, आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना चाहिए, से फॉर एग्जांपल ये C स्टार है, मतलब वो ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट में कॉस्ट सबसे कम है, तो यू नीड टू फाइंड आउट दैट कॉस्ट एरिया, तो इसको कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, से फॉर एग्जांपल आपका जो कॉस्ट का एरिया है उसको आप एक रेड एंगल से दिखाओ, एक पॉइंट को आप इस एंगल से दिखाओ, एक 45 डिग्री लाइन ड्रॉ होना चाहिए एवरेज के लिए, और यहाँ पर आपने ये जो सी लाइन आपने ड्रॉ किया इसको आप इसके साथ कनेक्ट करो, एंड इसके ऊपर आप एक पॉइंट ड्रॉ करो, ठीक है, दिस रेड लाइन इज व्हाट, दिस रेड लाइन इज T by C into B, this yellow line is called I into C by 2, ठीक है, and this point is called C star, this point is called C star, मैं समझाता हूँ, ये जो पूरा मैंने ड्रॉ किया ना, ये ड्राइंग में आपको 2 मिनट बाद समझाऊंगा, लेकिन पहले इसको मैं लिख लो आप, सेम एज EOQ मॉडल, ड्रॉ कर लिया क्या आप लोगों ने सब, दादा একটু দেখ ड्रॉ कर लो, समझाता हूँ सब, सेम एज EOQ मॉडल, इट्स जस्ट लाइक EOQ मॉडल, ठीक है, C स्टार मतलब दैट लेवल ऑफ कॉस्ट जिसमें सबसे कम कॉस्ट हो कन्वर्जन में, I इंटू सी बाई टू, आई इंटू सी बाई टू मैंने आपका इंटरेस्ट रेट फॉर द प्लानिंग हॉराइजन, सो कैरिंग कॉस्ट दैट इज इंटरेस्ट इनकम फॉर वन और एवरेज कैश बैलेंस हेल्ड, जो कैश बैलेंस है उसका, और C स्टार जो है सबसे कम वाला, और T बाई सी इंटू बी मैंने, सो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट फॉर द पीरियड, नंबर ऑफ कन्वर्जन इंटू बी। अब सर इसको समझने के लिए हमें एक फॉर्मूला ड्रॉ करना होगा, अब ये सारा का सारा खेल एक फॉर्मूला का जन्म देता है, और फॉर्मूला का नाम है कुछ ऐसा, जो बाउमल मॉडल का फॉर्मूला है, फॉर्मूला का नाम है सर C स्टार इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2BT डिवाइडेड बाई I। सर ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिन समझाऊंगा कि किस तरह से ये फॉर्मूला हम लोग
एक्चुअली डेरिवेटिव हुआ है सर। आप लोग डेरिवेटिव तो जानते हो, मैम के पास शायद किए होंगे आप लोग डेरिवेटिव। बेसिकली डेरिवेटिव करके लाया गया है, बट ये डेरिवेटिव मैं नेक्स्ट दिन आपको समझा दूंगा। बट करेंटली इस फॉर्मूला का यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये C स्टार इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2BT बाई आई, दिस इज बाउमल मॉडल का फॉर्मूला है, जो बेसिकली डेरिवेटिव करके T बाई सी इंटू बी प्लस आई इंटू सी बाई टू को डेरिवेटिव करके मैं इसको डेरिवेटिव करके आया है। y इक्वल्स टू T बाई सी इंटू बी प्लस आई इंटू सी बाई टू, इसको डिराइव करके ही, ठीक है, इसको डेरिवेटिव करके ये फॉर्मूला का जन्म हुआ है। इतना आपको मैं अभी बोल के रखा। जैसे डेरिवेटिव आपके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए मैं डेरिवेटिव में अभी प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाउमल मॉडल का एक क्वेश्चन अभी आपको समझाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में या मतलब नेक्स्ट वीक में मैं आपको ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली डेरिवेटिव है, ठीक है। अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जाम्पल लिखो सर। डेरिवेटिव होता है ना सर dy बाई डी एक्स, उसी तरह से dy dx के फॉर्मूला से ही ये फॉर्मूला का जन्म हुआ है। बट करेंटली एक एग्जाम्पल लिखो तो पूरा का पूरा अभी तक जो भी पढ़ाई हुआ है मतलब बाउमल मॉडल में, कैश मैनेजमेंट में, उसका एक कंक्लूजन आपको आज के लिए तो होना चाहिए। तो टोटल कैश रिक्वायरमेंट, सपोज एक बिजनेस को कैश का रिक्वायरमेंट है 500 लाख का। आप लोगों का जो रेस्टोरेंट बिजनेस है मैं उसी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। कितने दिन के लिए चाहिए आपको 500 लाख? चलो बड़ा रेस्टोरेंट बनेगा, हाँ सर। प्लानिंग हॉराइजन क्या होगा? 6 मंथ्स का। मौसमी तेरे को समझ में आ रहा है ना प्लानिंग हॉराइजन का मतलब? है सर। इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू आपका लग जाएगा मार्केट में 8% पर एनम, ओके, 8% पर एनम। कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन इक्वल्स टू, मतलब जब भी आप अमाउंट को कन्वर्ट करोगे कैश में, कैश अकाउंट में, तो आपका पर कन्वर्जन में आपका खर्चा पड़ जाता है 60,000। चाहे आपका लोन अकाउंट हो, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो, यूजिंग बाउमल मॉडल, यूजिंग बाउमल मॉडल, calculate point 1 optimum conversion size, optimum conversion size of point 2 total cost at this conversion size। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको। टोटल कैश रिक्वायरमेंट है 500 लाख का, प्लानिंग हॉराइजन है 6 मंथ्स का, इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम का, कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन का खर्चा पड़ जाता है 60,000। बाउमल मॉडल यूज करके आपको बताना है इस तरह का इतना कैश आपको कन्वर्जन करने में, ठीक है, आपके कैश अकाउंट में कन्वर्ट करने में आपको कितना खर्चा पड़ सकता है। तो ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज कितना होना चाहिए, मतलब एक एक टाइम में कितना कॉस्ट का कन्वर्जन करना चाहिए, और टोटल कॉस्ट एट दिस कन्वर्जन साइज कितना होना चाहिए, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो चलो सर एक काम करते हैं, देरी किस बात की, कन्वर्ट करते हैं ना। जो समझ है वो समझ एकदम पूरा कर लेते हैं। सर बताओ टाइम टोटल कितना है? T इक्वल्स टू क्या है बोलो तो सर? टोटल कैश रिक्वायरमेंट ना, बोलो सर। 500 लाख। टोटल कैश रिक्वायरमेंट, इसको हम लोग T से डिनोट किए थे, देखना सर कॉपी में लिखा हुआ है। टोटल कैश रिक्वायरमेंट दैट इज T इक्वल्स टू 500 लाख। सर क्वेश्चन में B के बारे में भी मैंने बोला था आप लोगों को। B क्या होता है बोलो, व्हाट इज B? कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन। थैंक यू सर। कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन, कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन, ठीक है। तो बी कितना हो गया सर आपका क्वेश्चन के हिसाब से? 6 मंथ्स,
तो अगर मैं इसको पॉइंट में बात करूं तो 6 मंथ्स इन द सेंस 0.6 ईयर्स, ठीक है, 0.6 कर दो 60,000 ना क्या। कन्वर्जन कॉस्ट पर ओ सॉरी मैं गलत बोल दिया, सॉरी। कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन, सॉरी 6 मंथ्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, मेरा दिमाग खराब हो गया, एक सेकेंड। कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन, तो कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन बोला था 60,000, तो 60,000 को अगर मैं जस्ट लाख में कन्वर्ट करूं, क्योंकि ये लाख में है, तो 60,000 मीन्स 0.6 लाख बोल सकते हैं सर। 60,000 मीन्स 0.6 lakhs, ओके। है दादा। और इंटरेस्ट के बारे में बोला है 8, तो अगर 6 मंथ्स का है आपका प्लानिंग होराइजन, तो साल में 2 बार होगा, तो 8/2 इक्वल्स टू आपका हाफ ईयरली इंटरेस्ट पड़ जाता है 4%, तो इसका मतलब आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट हो जाएगा 0.04, 4 डिवाइडेड बाई 100 करो, तो सी स्टार का जो फॉर्मूला है, सी स्टार क्या है, सी स्टार का मतलब आपको पता है ना, सी स्टार मीन्स at which total cost that is y is at the least, मतलब जिस पॉइंट में सबसे कम खर्चा हो उसको सी स्टार बोलते हैं, रूट ओवर ऑफ 2bt डिवाइडेड बाय i, है ना सर। तो क्या सारा का सारा डेटा मिला आपको? है दादा। तो करो, सी स्टार इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2 इंटू बी मतलब 0.6 इंटू दादा 122.47 डिवाइडेड बाई 0.04, कितना बोला 122.47। क्या मौसमी का भी यही आया है? अरे मौसमी एस्टेटा, मौसमी का जवाब नहीं मिल रहा है। ओके, तो 122.47 सही है सर। अब y मतलब आपका कॉस्ट, मतलब जिस पॉइंट में आपका सबसे कम कॉस्ट आएगा, y क्या डिनोट करता है, टोटल कॉस्ट को डिनोट करता है, ठीक है, दैट इज कन्वर्जन कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, t बाई सी इंटू बी, और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, देखो सब कुछ लिखा के रखा है, i इंटू सी बाई 2, है ना, सब कुछ मैंने आपको बता के रखा। तो t बाई सी इंटू बी प्लस आई इंटू सी बाई 2, कितना कितना हो जाएगा, देखो सर, यू नो व्हाट इज, हाउ मच इज 500, t इज 500, c इज 0.6, सॉरी c कितना हो जाएगा, 6 मंथ। अरे नहीं, c मीन्स कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन, c, ना दादा सी माने तो कन्वर्जन साइज। अरे ये वाला ना, c माने एटा, तो है कन्वर्जन साइज, एक एक बार में आप 122.47 लाख करके कन्वर्ट करोगे, ठीक है, दिस इज द कन्वर्जन साइज। b मीन्स 0.6, है ना, ये तो आपको पहले ही पता है, i मीन्स 0.04 एंड c मीन्स 122.47 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करना सर। हेलो, कर रहे हो सर क्या? तो 0.04, अरे 4% के 4 डिवाइडेड बाई 100 कौन, 4% के 4 डिवाइडेड बाई 100 कौन भूले गेली, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, না আমি বল। দাদা অ্যানসারটা কি 4.899? হ্যাঁ 4.9, বল মৌসুমি বল, 8/2 কেন করেছি বুঝেছিস তো? আরে না 6 বুঝিনি। আরে 6 মাসের জন্য তো টাইম, इंटरेस्ट चार्ज হচ্ছে, इंटरेस्ट चार्ज করা হচ্ছে অ্যানুয়ালি, सर समझो, इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है एनुअल लेवल पे, ओके। अगर इंटरेस्ट चार्ज एनुअली है और आपका टाइम हॉराइजन 6 मंथ्स का है, तो फिर आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 6 मंथ्स पे कितना चार्ज हो जाएगा फिर, 4% बेसिस में। तो 4% को अगर तुम 4 डिवाइडेड बाई 100 करते हो तो क्या हो जाएगा, 0.4 ना। तो एक ही बात है ना, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला में डालना है इसको इंटरेस्ट को, तो इसलिए इसको 0.04 में कन्वर्ट कर दिया आई को।
सेम बात ही हुआ ना। अब भी समझ में नहीं आया क्या? না না বুঝেছি। এগুলো তো তুই আমরা সেই টাইম ভ্যালু অফ মানি করার সময় কত করেছি রে। কত হলো বল? 4.9 লাখ এসছে কি? হ্যাঁ দাদা। মৌসুমীর এসছে? এটাই জিজ্ঞেস করছি। अरे एसचे रे आया कि नहीं? बोलो सर बोलो। হ্যাঁ স্যার। अब इसका मतलब दो 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 जवाब पूछा था हमें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आपका सवाल 2 था, है ना? देखो क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा था, लुक हियर। आपको पहले पूछा था ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज, मतलब 500 लाख का रिक्वायरमेंट है, प्लानिंग हॉराइजन 6 मंथ्स का है, टोटल है 500 लाख का, प्लानिंग हॉराइजन है 6 मंथ्स का। तो आप एक एक बार में कितना अमाउंट कन्वर्ट करोगे? एक एक बार में आप 122.47 लाख कन्वर्ट करोगे तो आपका सबसे कम कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो ऑप्टिमम कन्वर्जन साइज इज 122.47 लाख 6 मंथ्स टाइम हॉराइजन के लिए, और एक एक बार में आपका कन्वर्जन कॉस्ट पड़ जाएगा 122 लाख अमाउंट को कन्वर्ट करने के लिए कैश में, कैश अकाउंट में आपका ऑलमोस्ट 4.9 लाख के आसपास का खर्चा पड़ेगा। तभी जाके आप इसको कर सकते हो। ये सबसे कम खर्चा पड़ेगा। अगर आप इससे ज्यादा या कम करने जाओगे तो आपका हिसाब गड़बड़ा जाएगा। इट्स जस्ट लाइक इन्वेंट्री मॉडल, ईओक्यू में जैसे होता है ना कि कितना माल का ऑर्डर करे, कितना गोडाउन में रखे, गोडाउन का भाड़ा देखना है, कैरिंग कॉस्ट देखना है, एग्जैक्टली जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो या तो उधर मतलब कैश जहां पर रख रहे हो वहां पर गड़बड़ हो जाएगा, या फिर कैश यहाँ पर आके भी आप कैश का यूज नहीं कर पाओगे तो कैश बेकार में पड़ा रहेगा, तो वो भी लॉस होगा। तो प्रॉपर लेवल में 500 लाख रिक्वायरमेंट 6 महीने में 500 लाख टोटल है, लेकिन प्लानिंग हॉराइजन अगर 6 मंथ्स है तो इस पर्टिकुलर हॉराइजन के लिए यू मस्ट नीड 122.47 लाख, एंड जिसके लिए आपका मिनिमम कॉस्ट आना चाहिए 4.9 लाख, तब जाके आपका ये कन्वर्जन सही रहेगा फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, जिसको आप बिजनेस में यूज करोगे। बड़े बड़े बिजनेस जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं या फिर लार्ज बिजनेस स्केल होते हैं ना, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कैश अकाउंट में कैसा कैश को ट्रांसफर कन्वर्ट करते हैं कैपिटल में, और तभी जाके वो बिजनेस में इसको यूज करते हैं। बोलो सर, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? হ্যাঁ দাদা। मौसमी बोझा গেছে এতগুলো গল্প করার পরে? बहुत सारा पॉइंट हम लोगों ने बात किया, लेकिन क्या समझ में आया सर कैश मैनेजमेंट है क्या, बाउमल मॉडल है क्या, क्यों यूज किया जाता है? अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो। স্যার বলছি সি স্টার আর সি তো আলাদা, हाँ सी स्टार अलग তাহলে है। हाँ बोलो। তাহলে যেটা ওয়াই বের করলাম না, ওখানে সি এর জায়গায় সি স্টারের ভ্যালুটা কেন পুট করেছি? ओ टी बाई, एक्चुअली देख सी स्टार हमें क्या बताते हैं, सी स्टार हमें बताते हैं वी नीड टू फाइंड आउट दैट ऑप्टिमम लेवल ऑफ सी, दैट इज सी स्टार। मतलब सी एंड सी स्टार में फर्क क्या है? सी स्टार मतलब ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एट विच टोटल कॉस्ट दैट इज वाई इज द लीस्ट। मतलब जिस पॉइंट में, मतलब सी और सी स्टार में इतना ही डिफरेंस है कि 122.47 लाख दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर सी स्टार, बट ये 122.47 आपका सबसे कम खर्चा हुआ, इसलिए इसको सी स्टार कहा जाता है, जो मेरा कॉस्ट का सबसे कम वाला पार्ट है। बट एक्चुअल पॉइंट इज टोटल कॉस्ट कुछ भी हो सकता है ना, दैट इज कन्वर्जन कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट करके आपका कॉस्ट कुछ भी हो सकता है। पॉइंट इज दैट वी नीड टू फाइंड आउट ऑप्टिमम लेवल ऑफ सी, दैट इज सी स्टार एट विच टोटल कॉस्ट दैट इज वाई इज द लीस्ट। तो इसलिए ये जो अमाउंट है, ये मेरा ये जो रूट ओवर ऑफ 2bt बाई आई जो है, ये मेरा सी स्टार को डिनोट करता है। सी स्टार से मुझे क्या मिलता है? मुझे वो वाला अमाउंट मिलता है जिसको कन्वर्ट करने से मेरा कॉस्ट सबसे कम होगा। यही मेन सी के साथ सी स्टार का यही डिफरेंस है। अब टी बाई सी में ऐसे जो वाई का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है? टी बाई सी इंटू बी प्लस आई इंटू सी बाई 2। तो आपको वो वाला सी मिल गया जो आपका सी स्टार है। आप बात समझ रहे हो? C इक्वल्स टू सी स्टार तभी ना, मतलब एक्चुअली C इज द मेन पॉइंट। अब C स्टार मींस दैट पॉइंट जिस पॉइंट में आपका कॉस्ट सबसे कम है। तो यू फाइंड दैट अमाउंट, दैट इज 122 लाख वाला अमाउंट आपने फाइंड आउट कर लिया,
जिस पर्टिकुलर अमाउंट को अगर कन्वर्ट करोगे फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कैश अकाउंट, तो आपका कॉस्ट सबसे कम होने वाला है। दैट्स वाई उस सी को आप सी स्टार कहते हो। बोल, समझ में आया? হ্যাঁ। একবার বাড়িতে আরেকবার গো থ্রু করবি পয়েंटটা, ঠিক আছে? আমি একটা কোশ্চেন দিচ্ছি, एक क्वेश्चन दे रहे हैं सर, उसको घर में ट्राई करना, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरा बात मानो, एक बार जोर पूरा का पूरा जो पॉइंट्स है एक बार उसको जरूर गो थ्रू करना सर। कंसिडर दी सेम डेटा, डेटा में चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम डेटा इन द प्रीवियस सम। C equals to 50 lakh, huh? C equals to what, sir? C equals to 50 lakh. That is conversion size equals to 50 lakh. अच्छा, C equals to 50 lakh भी मानना, C equals to 100 lakh भी मानना, और 250 लाख, मतलब अलग अलग डेटा दे दिया मैंने आपको। एक बार C का वैल्यू 50 लाख, एक बार C का वैल्यू 100 लाख, और एक बार C का वैल्यू 250 लाख। अलग अलग वैल्यू को पुट करना एंड फाइंड व्हिच इज द बेस्ट कन्वर्जन साइज। इसमें से कौन सा बेस्ट कन्वर्जन साइज है जिसमें कॉस्ट सबसे कम होगा, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, होमवर्क है, कर लोगे? बोलो सर। और एक भी क्वेश्चन देते हैं सर, और एक क्वेश्चन देते हैं, ये भी ट्राई करना, मस्ट ट्राई। एग्जाम्पल 2, once again consider the previous sum। सेम वही क्वेश्चन करना है सर, previous sum, consider the previous sum with the following changes, with following changes, कुछ चेंज करना है उसमें। तो क्या चेंज करोगे? This time the conversion cost per conversion, that is B, is not fixed। हम लोग फिक्स मान के कर रहे थे, पर कन्वर्जन इज नॉट फिक्स्ड। ओके, instead it's depends upon the conversion size as follows, conversion size as follows below। देखो सर, लिखो CB अप टू 80 लाख अगर आपका कन्वर्जन साइज है, कन्वर्जन कॉस्ट पड़ जाएगा सर 0.8 लाख। ओके, अप टू 150 लाख अगर आपका कन्वर्जन है, कन्वर्जन कॉस्ट हो जाएगा 0.7 लाख, और बियॉन्ड 150 लाख आपका कॉस्ट पड़ जाएगा 0.5 लाख। ओके, बी मीन्स क्या सर, बोलो? कन्वर्जन कॉस्ट ना, है दादा। कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन, तो 0.5। तो जितना ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है, देखो कॉस्ट कम हो रहा है। आउट ऑफ द चॉइस given, that is
C equals to 50, 100, 250 जो आपको मैंने प्रीवियस सम्स में दिया। ओके, वही डेटा यूज करना है 50, 100, 250। आपका क्वेश्चन है which is the best conversion size, which is the best conversion size। ये रहा आपका होमवर्क, लिख लिया क्या? ओके, मौसमी होएगा से? है सर। ये होमवर्क करना, नेक्स्ट वीक हम लोग स्टार्ट करेंगे मिलर एंड ओर मॉडल। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है? नेक्स्ट एपिसोड में होगा मिलर एंड ओर, इंटरेस्टिंग, ये अनदर इंटरेस्टिंग। ओके, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको वो भी बताऊंगा, वो रूट ओवर का फॉर्मूला कैसे आया डेरिवेटिव करके। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके देखना तो डेरिवेटिव करके आता है कि नहीं। अगर आ जाए तो फिर आप समझ लेना कि आपको डेरिवेटिव आ गया। अदरवाइज मैं जितना जानता हूँ बता दूंगा, बाकी आप मैम से भी जान सकते हो। ठीक है, आज तो इतना ही है। कोई क्वेश्चन है तो करो सर, अदरवाइज गुड नाइट। ঠিক আছে মৌসুমী, রশনি? স্যার বলছি ডাবল শিফটের আনসারটা একবার ও বলে দিন। আচ্ছা, ভুলে গেছি। ए रोशनी, डबल शिफ्ट का आंसर देख कितना है। डबल शिफ्ट होगा 73,88,668। डबल शिफ्ट वर्किंग कैपिटल 73,88,668 और फिब्रोप्लास्ट হ্যাঁ का। এসেছে। और एडिशनल वर्किंग कैपिटल डबल शिफ्ट के कारण 31,63,668। হ্যাঁ। ओके, मौसमी डन। रोशनी? আমি সিঙ্গেল শিফটটা করেছি, ডাবল শিফট করা হয়নি। डबल शिफ्ट করে आंसरটা ম্যাচ করে নিবি, বলে দিলাম, লিখে নিয়েছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ। ओके ठीक है, ओके सर, স্যার गुड। हाँ बोल। ক্লাসটা একবার শেয়ার করে দেবেন। কোন ক্লাসটা রে? এইটা। এটা? আচ্ছা, আরেকবার শুনবি নাকি? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, শেয়ার করে দাও। আগের দিনের অডিট ক্লাসটা মিস করেছিলি মৌসুমী, দুটো অডিট ক্লাস দেখে নিস একটু চেয়ে, তাহলে পাঠিয়েছি আমি। না স্যার, খালি নোটস দিয়েছিলেন। একটু চেয়ে নিবি তো, ভুলে গেছি। হ্যাঁ বল মৌসুমী, রশনি। দাদা বলছি রিটার্ন ফাইলিং এর লেকচার 1টা দিও। ও, রিটার্ন ফাইলিং এর লেকচার কোনটা আপলোড নেই? রিটার্ন ফাইলিং এর না, লেকচার 1? L2 লেখা তো, L1 বলে কিছু লেখা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখছি, দাঁড়া। ঠিক আছে, আমি দেখছি। ঠিক আছে ওকে দাদা, টাটা। বলছি ওই ইন্টেলিজেন্ট ইনভেস্টর যে বইটা আছে, হ্যাঁ ওইটা পড়লে কিছু বুঝতে না পারলে বলে দেবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অল্প স্বল্প এখন তোরা করছিস কর, আমি বলে দেবো, নিশ্চয়ই বলে দেবো, কেন বলবো না। আচ্ছা। ওর একটা হার্ড কভার হয়, ওটা কিনতে পারিস। এটা শর্ট কভার, এটাতে ডিটেলস একটু কম থাকতে পারে। হার্ড কভারটার দামও অনেক অবশ্য। একটা আপাতত চটি বইটাই কেন, চটি বইটা কিনেই পড়া স্টার্ট কর। আচ্ছা ঠিক আছে দাদা, গুড নাইট। আচ্ছা, গুড নাইট। বাই স্যার। হ্যাঁ টাটা।